नमस्कार। 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के बाद फैले मलबे के पीछे मौत का मातम और दर्द का सैलाब है। लेकिन यह दर्द दिया किसने? पहले केदारनाथ और फिर नंदा देवी का ग्लेशियर फटा क्यों? और क्या आगे भी ऐसी तबाही और होंगी? आज की पहली डिस्कवरी में दरअसल उत्तराखंड के गुनहगार सामने आने वाले हैं। वहीं आज की दूसरी डिस्कवरी में हम तबाही की कीमत बताएंगे। साथ ही आज की तीसरी डिस्कवरी में तबाही के अगले एपिसेंटर को खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के 1 करोड़ 17 लाख लोगों को चमोली जैसी तबाही से बचाने वाली डिस्कवरी। डैम के पिलर पर खड़े ये मजदूर मौत को सामने से आते बस देख रहे थे। जान बचाने की जद्दोजहद थी। कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे की तरफ आ रहे थे। आगे सैलाब था, पीछे खाई थी। सैलाब ने इनका मुकद्दर पहले ही तय कर दिया था। बेबस लाचार ये अपनी मौत को सामने से आते देख रहे थे। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले इन मजदूरों की मौत का गुनहगार कौन है? इस त्रासदी में कई जानों के लिए कसूरवार कौन है? आज 10 की डिस्कवरी में हम गुनहगार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हर उस वजह का पता लगाएंगे। आपको पुख्ता सबूत के साथ दिखाएंगे कि चमोली पर आफत का पहाड़ क्यों टूटा। न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको बताएगी कि अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो आगे अंजाम क्या होने वाला है। करीब 300 साल पहले इंसान ने पहाड़ से कमाई करने की सोची। नदियों का पानी कमाई का जरिया बना। जल विद्युत परियोजनाएं लगने लगी। ये गलत नहीं था। सरकार और कंपनियों को पैसे मिलते और लोगों के घरों में बिजली पहुंचती। लेकिन समय के साथ साथ ये भूख बढ़ती चली गई। बड़े बड़े बांध बनाए जाने लगे। नदियों को बांधा जाने लगा। जीवनदायिनी नदियों के स्वाभाविक बहाव को रोका या बदल दिया गया। इससे भी हमारा पेट नहीं भरा। फिर छोटे बांध बनाने लगे। बीते 20 सालों में नदियों का गला घोंटकर बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट खड़े कर दिए गए। कुदरत के साथ इस कदर खिलवाड़ कर दिया गया कि पानी सिर से ऊपर चला गया। और फिर शुरू हुआ प्रकृति का प्रतिशोध। कुदरत ने इंसान को एक बार नहीं बल्कि बार बार चेतावनी दी, याद दिलाया इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाइड्रो पावर उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर है और सिर्फ चीन, ब्राजील, अमेरिका और कनाडा जैसे देश ही हमसे आगे हैं। भारत में 197 हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि कुल 45,798 मेगावाट यानी कि देश की 12% से ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं। देश में फिलहाल 98 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू है, 41 पर काम चल रहा है और 197 प्रस्तावित है। आपको एक एक कर उत्तराखंड से गुजरने वाली नदियों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट्स की लिस्ट दिखाते हैं। अलकनंदा नदी पर 32 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, 16 निर्माणाधीन हैं और 74 प्रस्तावित हैं। भागीरथी नदी पर 13 प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, 13 निर्माणाधीन हैं और 22 प्रस्तावित हैं। अब गंगा बेसिन पर 4 प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। रामगंगा नदी पर 12 प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, 20 प्रस्तावित हैं। शारदा नदी पर 12 प्रोजेक्ट चालू हैं, 8 निर्माणाधीन हैं और 48 प्रस्तावित हैं। यमुना नदी पर 9 प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, 2 निर्माणाधीन हैं और 33 प्रस्तावित हैं।
सरकार देश में बिजली आपूर्ति के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए हम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। दिल्ली में बैठे सरकारी मुलाजिम नदियों को बांधने की परियोजनाएं तो बना लेते हैं, प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल जाती है, लेकिन इसके आगे क्या? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की शर्तों की मंजूरी ही पर्याप्त नहीं होती है। जब तक प्रोजेक्ट पूरा न हो जाए, मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर पूरी निगरानी रखें। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में छोटे बड़े जो बांध बनाए गए हैं, उससे नदियों की दशा और दिशा कैसे बदली है, इस वीडियो के जरिए समझिए। डैम बनने के बाद उत्तराखंड के टिहरी की तस्वीर कैसे बदली, अब ये देखिए। गूगल अर्थ में साल 1984 से लेकर 2018 तक क्या बदलाव आया, उससे साफ जाहिर है कि हमने कुदरत के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। अगर हम तुरंत ही नहीं चेतते हैं और विकास की ऐसी अवधारणा लेकर नहीं चलते हैं जिसके मध्य में प्रकृति है, तो वो विकास नहीं, विनाश की अवधारणा होगी। इस बात को लेकर हमें बहुत ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए कि उत्तराखंड जैसा राज्य, जहाँ की जैव विविधता इतनी ज़्यादा संपन्न है, जहाँ हर चीज़ एक नियंत्रण से होनी चाहिए, वहाँ जो मॉडल विकास का होना चाहिए, जो अवधारणा होनी चाहिए, वह समग्रता से ओतप्रोत होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पन बिजली परियोजनाएं कितनी ज़्यादा, जैसे कुकुर मुत्ता होता है और वो उभरते रहते हैं, उस प्रकार आप देखेंगे कि पन बिजली परियोजनाएं उभर रही हैं। पूरा प्रदेश है वह ठेकेदारवाद पर चल रहा है। हिमालय सबसे नई और कमजोर पहाड़ी श्रृंखला है। यहाँ से गुजरने वाली नदियों में पानी के साथ पत्थर के टुकड़े भी बहते हैं। बांध में लगातार गाद भरता जाता है। जब बांध टूटते हैं तो केवल पानी बहकर नहीं आता, बड़ी मात्रा में गाद भी आता है, जो तबाही का कारण बनता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, 4 धाम को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई। 12,000 करोड़ की 4 धाम राजमार्ग परियोजना के तहत चारों तीर्थों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। लेकिन देवभूमि में इस विकास परियोजना ने क्या तांडव मचा रखा है, अब इसकी डिस्कवरी देखिए। पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को सपाट कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका सबूत भी देख लीजिए। पहाड़ों पर पेड़ वो मजबूत कड़ी होती है जिससे पहाड़ों की मिट्टी और चट्टान को मजबूती मिलती है, वो बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेड़ काटे जाएंगे, भूस्खलन का खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जड़ें और तनों से जो मिट्टी है और चट्टान है वो आपस में जुड़े रहते हैं और मजबूती बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ काटे जाएंगे, भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा और भूस्खलन होगा। यही वजह है कि 1980 में पेड़ काटने पर सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और नए जंगल बसाए जा रहे हैं, इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। 2014 से 2018 के बीच 983 किलोमीटर नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। 4 धाम को जोड़ने के लिए करीब 800 किलोमीटर हाईवे बनाया जा रहा है। इसमें 12 बाईपास रोड हैं। वहीं आपको बता दें 15 बड़े फ्लाईओवर होंगे और 101 छोटे पुल होंगे। साथ में आपको बता दें 3,596 पुलियां होंगी और 2 टनल भी बनाई जा रही हैं। इसके लिए करीब 56,000 पेड़ काटने पड़े हैं। 1,702 एकड़ जंगल की जमीन दूसरे काम के लिए ट्रांसफर कर दी गई है। इसके एवज में 2,997 एकड़ जमीन पर 10 लाख पौधे लगाए भी जा रहे हैं। 4 धाम परियोजना से, प्रोजेक्ट से और इन सड़कों के बनाने से पहाड़ों को, नदियों को, वहां के पारिस्थितिक तंत्र को, वहां के पर्यावरण को जो नुकसान होने वाला है वो अप्रत्यावर्तनीय है, मतलब कि इरिवर्सिबल है, वो कभी पूरा नहीं किया सकता है। कि इस स्थान पर करीब 20 मिलियन क्यूबिक मीटर सॉइल है, मिट्टी है, उसको काटने की बात आएगी। तीसरा आएगा
कि जब स्ट्रोक कटिंग होगा, स्ट्रोक मतलब कि ढाल के काटने का काम होगा और ढाल को अस्थिरीकरण किया जाएगा, वो अस्थिर हो जाएगा। तो इससे, और अस्थिर का मतलब कि 45 डिग्री से अगर अधिक ढाल बढ़ गई तो उस स्थान पर भूस्खलन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, उसकी बारंबारिता भी बढ़ जाएगी। 900 किलोमीटर की इस सड़क को 52 टुकड़ों में बनाया जा रहा है। 70 से ज्यादा ठेकेदारों से एक जैसा काम नहीं लिया जा सकता। सब अपने हिसाब से अपने नियम बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में कई बार सुधार भी हुए हैं। शुरुआत में इसे आम सड़क मानक के आधार पर 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, फिर 10, 7 और अब 5.5 मीटर की सड़क बननी है। जियोलॉजिस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ होने वाली इन दोनों बातों को प्रकृति के साथ खिलवाड़ बताते हैं। अच्छी खासी मात्रा में रॉक का एक्सकेवेशन होगा उस जगह पर, पेड़ काटे ही जाएंगे। अब उनकी संख्या 2 लाख 3 लाख से अधिक हो ही सकती है, और ऐसे स्थान पर जहां कि पूरी पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही संवेदनशील होती है, उस स्थान पर अगर इतने पेड़ काटे जाए तो जाहिर है इससे भूस्खलन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जितना भूस्खलित पदार्थ हो सारा का सारा गिरकर अंततः नदियों के भीतर में चला आएगा। और जब नदियों के भीतर में जाएगा तो नदियों में गाद की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। जब गाद की मात्रा में वृद्धि होगी तो उससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 4 धाम प्रोजेक्ट पर काफी सवाल उठाए गए। इसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम का गठन किया। परियोजना में कई खामियां मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया। पहले हाईवे की चौड़ाई 12 मीटर तय की गई। 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए 20 मीटर तक पहाड़ काटने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स ने इसकी चौड़ाई को 5.5 मीटर तय किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गाड़ी वॉल्वो बस है, इसकी चौड़ाई 2.44 मीटर होती है। इसी को नजर में रखते हुए यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना में बदलाव तो कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोजेक्ट में लगे कॉन्ट्रैक्टर इसके बावजूद जो नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसे कौन मॉनिटर करेगा? – 2018 से पहले भारत में करीब 65 रोपवेज थे। मार्च 2018 में नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पेश किया, जिसमें राज्य सरकारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए रोपवे प्रोजेक्ट तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद हिमालय रेंज में करीब 21 नए रोपवे प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इनमें उत्तराखंड के 11 और हिमाचल प्रदेश के 10 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पारंपरिक रोपवेज स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन नए रोपवेज को टूरिज्म और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। रोपवेज आमतौर पर डेवलपमेंट की शुरुआत की कड़ी है। मसलन हल्द्वानी नैनीताल रोपवे बनने से होटल, फास्ट फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग भी बनेगी। हिमालय में इकोलॉजी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किए बिना ऐसे हिलटॉप को टूरिज्म के लिए खोल देना सही नहीं है। सरकार की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक रोपवे से पड़ने वाले प्रभावों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ड्रेनेज पैटर्न में बदलाव, प्रदूषण, जंगलों को नुकसान, जमीनी पानी का दोहन, वाहनों और जनरेटर से कार्बन उत्सर्जन और ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान। लेकिन इन सब रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए काम धड़ल्ले से चल रहा है। मतलब ये कि चेतावनियों को ताक पर रखकर हिमालय की गोद में रह रहे लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। उनकी जिंदगियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जरूरत है इसे रोकने की, वरना चमोली जैसी कई तबाहियां आगे खड़ी हैं। दस की डिस्कवरी के लिए चमोली से राहुल प्रकाश और प्रशांत देव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।